तो जैसे अब ईडी जो है रोज जो है केजरीवाल को समन दे रही है, तो आने वाले दिनों में जेपी नड्डा के खिलाफ भी पूरी इंक्वायरी होगी। जेपी नड्डा भी इसी तरह जो है भागते फिरेंगे। सरकार का कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई धन्ना सेठ पैसे दे रहा है तो क्यों दे रहा है, कितने दे रहा है, ये जनता को जानने का अधिकार नहीं। तो जब ये राज खुलेगा कि बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं और गलत सूत्रों से मिले हैं, गलत व्यक्तियों से मिले हैं, गलत कामों से मिले हैं, तो इसका भी नज़ला जो है भारतीय जनता पार्टी पर टूटेगा। और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है? वो है जेपी नड्डा। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट वीरेंद्र कुमार जी। बात करेंगे कि ऐसे अहम मुद्दे पर जिसका फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था और उस पर फैसला आना बाकी है। वो मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता फंसते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ उसके नेता केजरीवाल के जेल जाने की खुशी में केजरीवाल जेल जाएगा खुशी मना रहे थे, वहीं अब उन पर भी घास गिरने वाली है। तो पूरा मामला समझते हैं रविंद्र कुमार जी से। सर, ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला बताएं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ इस पे किया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जो कि संवैधानिक बेंच के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड की लीगैलिटी को लेकर जो है बहस सुन रही थी, उसने कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 5 जजों की इस बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पादरीवाला, अ, उनके साथ मनोज मिश्रा, उनके साथ संजीव खन्ना और बी आर गवई, 5 जज जो थे इस मामले को सुन रहे थे। और इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बड़े तीखे सवाल पूछे गए, अटॉर्नी जनरल से भी और सॉलिसिटर जनरल से भी। इस मामले में सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल दोनों केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे और जो सवाल अदालत के द्वारा किए जा रहे थे, उनके बारे में वो कोई ऐसा जवाब नहीं दे रहे थे जो कि अदालत का विश्वास जगा सके। इस मामले की शुरुआत जब हुई, जब 2017 में और 18 में केंद्र सरकार ने ये तय किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाएगा। और चंदा देने के लिए ये तय किया गया कि एक ऐसा सिस्टम अपनाया जाएगा जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को प्रमुख रूप से चंदा देने का माध्यम बनाया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ये किया गया प्रावधान, एक फाइनेंस बिल लाया गया क्योंकि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि राज्यसभा में उनका बिल पास होगा। तो पहली बात तो वो इसे फाइनेंस बिल के रूप में लाए ताकि ये लोकसभा में ही पास हो। और लोकसभा में जब ये बिल रखा गया तो इसमें प्रावधान किया गया कि कोई भी ऐसी जो कंपनी है जो कि हिंदुस्तान में व्यापार करती है, वो अपने प्रॉफिट में से जितना भी चाहे पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। और उसके लिए जो मॉडस ऑपरेंडाई बनाया गया वो ये था कि पहले वो एक अकाउंट खोलेंगे, अपना जो कहते हैं कि नो योर कस्टमर केवाईसी वो करवाएँगे। उसके बाद जो है वो ₹1000, ₹10,000, ₹1,00,000 यानी 1000 गुणक में वो जो है कितना भी पैसा स्टेट बैंक से लेंगे और स्टेट बैंक उनको एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें कि दानदाता का नाम नहीं होगा, कोड के रूप में होगा। और वो जी। जो है 15 दिन के भीतर जो है वो पैसा वो उस पॉलिटिकल पार्टी को एनकैश कराना पड़ेगा, यानी जिसके नाम ये दिया जाएगा वो 15 दिन के भीतर उनके खाते में आ जाएगा। अब इसके लिए व्यवस्था की गई कि हर साल में 3 बार 4 बार 10-10 दिन के लिए ये जो विंडो है ये खोली जाएगी एसबीआई की चुनिंदा ब्रांचों में। वो जनवरी में खुलेगी, अप्रैल में खुलेगी, सितंबर में, अक्टूबर में खुलेगी और दिसंबर में अक्टूबर में खुलेगी। तो ये उन्होंने व्यवस्था की और इसके माध्यम से जो पैसा इकट्ठा हुआ तो अब तक जो है भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए मिला है। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिला लें तो वो 1,200 करोड़ रुपए मिला है। और आज के दिन ये एक ऐसा मामला है जो कि काले धन को या किसी भी बिज़नेस हाउस द्वारा जो सत्तारूढ़ दल है उससे समर्थन लेने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया गया है जो कि राजनीति में धन बल को बढ़ाता है, पैसे को बढ़ाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई तो एडीआर जो संस्था है उसने इस मामले को उठाया, सीपीएम ने उठाया। और सीपीएम एक अकेली पार्टी है हिंदुस्तान की जिसने तय किया कि वो इस माध्यम से यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कोई पैसा किसी से नहीं लेगी। बाकी सब पार्टियों ने पैसा लिया और वो इसलिए लिया कि उसमें जो शर्त थी वो ये थी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये चंदा लेगी वो ही पार्टी ले सकेगी जिसको पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 1% मत मिले हैं। बाकी पार्टियां नहीं ले सकती, रजिस्टर्ड पार्टियां नहीं ले सकती। तो ये प्रावधान किया गया और इसके माध्यम से जब ये बिल आया और उसके माध्यम से जिस तरह पैसा इकट्ठा हुआ, तभी लोगों ने इसका विरोध इसलिए किया
क्योंकि इसमें जनता को, आम मतदाता को ये नहीं पता चलता कि किस पार्टी को किसने वोट दिया, किस पार्टी ने किस कंपनी ने, किस उद्योगपति ने किस पार्टी को चंदा दिया है। अब चंदे की गोपनीयता के लिए ये प्रावधान किया गया कि आरटीआई के माध्यम से भी आप इसे नहीं जान सकते, किसी और माध्यम से नहीं जान सकते। सिर्फ ये एक प्रावधान किया गया कि इस मामले में जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ईडी जान सकती है, सीबीआई जान सकती है, एनआईए जान सकती है, सीबीडीटी जान सकती है, वो जान सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि जितनी भी एजेंसियां हैं जिनका नाम मैंने लिया है, ये जो सत्तारूढ़ दल है उसकी कठपुतलियां हैं, उनके इशारों पर रहने वाली ये पार्टियां हैं। और इसीलिए इन्हों के माध्यम से जो पार्टी सत्ता में हो, मान लो नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी है, वो जान सकती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के विरोधी, किस पॉलिटिकल पार्टी के चंदे को किस पूंजीपति ने दिया है, और उसके खिलाफ वो जो है एक्शन ले सकते हैं। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गंभीर माना, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो जिस तरह से चंदा लिया जा रहा है, ये एक तो इक्वल प्ले लेवल को गायब करता है। यानी हर मामले में सबके ऊपर समानता का अधिकार है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन एक तो ये प्रावधान करता है कि उन दलों को पैसा नहीं मिलेगा जिन्हों को 1% वोट नहीं मिले हैं। हिंदुस्तान में इस समय जो है 3400 ऐसी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव आयोग से वो चंदा नहीं ले सकती। सिर्फ जो है 80 के करीब पार्टियां हैं जिनको 1% वोट मिला है पिछले चुनाव में, लोकसभा या विधानसभा में, वो ले सकती हैं। लेकिन उनको कोई आदमी चंदा क्यों देगा? चंदा देने के लिए पूंजीपति जो है या विदेशी कोई शक्ति है, जैसे कि अभी चाइनीज कंपनियां हैं, पेटीएम है या और वीवो है या और दूसरी कंपनियां हैं, उनकी इंडियन सब्सिडी जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती हैं, और जिसको चंदा देंगी वो उसको देंगी जिससे कोई उन्हें लाभ मिलेगा। और जब आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, तो जो केंद्र सरकार ने पहली आपत्ति, जो अटॉर्नी जनरल हिंदुस्तान के हैं वेंकटरमनी, उन्होंने एक एफिडेविट देकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा कि मतदाता को जानने का कोई हक नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दे रहा है। यानी अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा हो, कोई जो है हिंदुस्तान का विपक्षी या विरोधी देश दे रहा हो, या ये पैसा जो है और दूसरे आतंकवादी सूत्रों से आ रहा हो, उसको भी जानने का अटॉर्नी जनरल के मुताबिक या भारत सरकार के मुताबिक जनता को जानने का कोई हक नहीं है। तो जनता जो कि सबसे बड़ी आर्बिट्रेटर है, जिसे हम कहते हैं हिंदुस्तान का संविधान है, तो उसमें हम लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये सरकार किसके नाम पे चलती है? आम जनता के नाम। आम जनता की वोट से चलती है और आम जनता के नोट से चलती है। यानी जनता ही कर देती है। जीएसटी हम देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, हम और दूसरे टैक्स देते हैं, ऑक्ट्राई हो गया, रोड टैक्स हो गया, आप देखेंगे हर मौके पर हाउस टैक्स हम सब देते हैं। लेकिन उनका कहना यह है सरकार का कि जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई धन्ना सेठ पैसे दे रहा है तो क्यों दे रहा है, कितने दे रहा है, ये जनता को जानने का अधिकार नहीं। अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि लोग देखते हैं कि महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, उनको जो है शिक्षा नहीं मिलती, उनको जो है उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती, और दूसरी जो सुरक्षाएं हैं, घर नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता। तो उसके पीछे कारण क्या है? नेताओं को जनता के सवाल उठाने से इसलिए मुक्ति मिली हुई है क्योंकि अगर हम देखें तो किसी भी नेता का घर, किसी भी सांसद का घर, किसी भी विधायक का घर जो है, उसको जो उचित आमदनी विधायक के रूप में या सांसद के रूप में या केंद्रीय मंत्री के रूप में जो तनख्वाह मिलती है, उससे नहीं चलता। उसके आय के स्रोत अलग हैं। जैसे मोदी जी के बारे में आप कह सकते हैं कि उनकी जो तनख्वाह है वो 4 लाख रुपए प्रति माह की है। लेकिन उनके कपड़े अगर आप देखेंगे तो वो कम से कम 5-10 लाख रुपए महीने के वो पहनते हैं। तो बाकी खर्चे कहाँ से आते हैं? जनता को इस जो एफिडेविट है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार का कहना है कि जनता को ये जानने का कोई अधिकार नहीं है कि किसी नेता के पास कहाँ से पैसा आ रहा है, किसी दल के पास कहाँ से पैसा आ रहा है। आज ही आपने अपनी एक जारी की है कि हमें जो है 37 करोड़ रुपए इस साल जो है चंदे के रूप में मिले हैं। उन्होंने एक लिस्ट दी और उस लिस्ट में ये जो पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में आया है, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि 37 करोड़ इधर आए हों और शराब के व्यापारियों ने 100 करोड़ 200 करोड़ आपको जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे दिए हों, तो ये जानने का अधिकार नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पीछे बार जब सुनवाई हुई थी 2018 में, तब ये व्यवस्था कर दी थी कि इन जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आमदनी हो रही है, वो सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को बताना जरूरी है। यानी कि चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी सील बंद लिफाफे में रखनी है,
ये सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी। अब जब कल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने जब ये सवाल इलेक्शन कमीशन के वकील से किया कि कितना पैसा किस पार्टी को मिला है, उसका क्या डाटा है, तो उनके वकील ने बड़ी मासूमियत दिखाते हुए कहा कि हमारे पास सितंबर 2019 तक का डाटा है, उसके बाद का डाटा हमने इकट्ठा नहीं किया क्योंकि हमें ऐसा आदेश नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको डाटा भी और कहा कि अगर आपको इस बारे में कोई अनिश्चितता थी, कोई सवाल था, संदेह था, तो आपको हमसे क्लैरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा के पूछ लेना चाहिए था। खैर उन्होंने कहा कि आप इसको जो है जमा कराएँ और ये बताएँ कि ये किस-किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है और ये उन्हें जो है अब इलेक्शन कमीशन को 2-4 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट को बताना है। दूसरी बात ये है कि एसबीआई जो है, उसको हर दानदाता के बारे में पता है क्योंकि केवाईसी जो है वो एसबीआई करती है और एसबीआई किसका बैंक है? एसबीआई भी सरकारी बैंक है। तो एसबीआई में गोपनीयता भी सरकार को पता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन का हमारे पास डाटा आ जाएगा तब हम ये फैसला करेंगे कि हमें एसबीआई से भी ये मालूम करना है, नहीं करना कि कितने लोगों ने किस दल को कितना पैसा दिया है। क्योंकि अल्टीमेटली वो जो एनकैश है, वो तो एसबीआई से होना है। तो इन सब बातों को लेकर जिस तरह की जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहल दिखाई है और जो जिज्ञासा दिखाई है और जो सवाल किए हैं, वो बार-बार जो है जनता के हित के हैं। जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं, उनके साथ-साथ संजीव खन्ना, जो कि अगले देश के प्रधान न्यायाधीश बनेंगे, उन्होंने कई बार अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप क्यों नहीं चाहते कि गोपनीयता बरती जाए और आप बार-बार जो कह रहे हैं कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, बल्कि इससे काले धन पर रोक नहीं लगेगी, बल्कि इससे तो ये होगा कि जो पावर में सत्तारूढ़ दल है, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, वो जो है अपने जो लोग हैं, जो धन-पशु हैं या पूँजीपति हैं, उनसे ज़्यादा पैसा वसूल सकता है क्योंकि उनकी ताकत जो है, उनको क्षति पहुँचाने की या फ़ायदा पहुँचाने की बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जी। उन्होंने कहा कि ये जो है, जो लेवल प्लेइंग का जो सिद्धांत है, एकता का और समानता का सिद्धांत है, उसका उल्लंघन करता है और इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि हम इस मामले में ज़रूर फैसला करेंगे। अब इसकी परिणति क्या होगी? जी। परिणति होगी कि जब शराब का मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो जस्टिस संजीव खन्ना ने ही ये सवाल किया था कि आपको बेनिफिट हुआ, आप बेनिफिशियरी था शराब की रिश्वत कांड में और उन्होंने 45 करोड़ रुपए जो है गोवा के चुनाव में खर्च किए, तो उन्होंने ईडी को कहा कि आपने आप पार्टी को, आम आदमी पार्टी को अभियुक्त क्यों नहीं बनाया? अब आम आदमी पार्टी जो है एक तरह से वैधानिक व्यक्तित्व है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है और उसके अध्यक्ष कौन है? उसके कन्वीनर कौन है? वो हैं अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप है कि आपने जो है, ये जो पैसा शराबियों का पैसा है, शराब के व्यापारियों का पैसा है, ये आपने चुनाव में खर्च किया गोवा के। अब जी। यही सवाल जो है 6000 करोड़ रुपए जो है बीजेपी को मिले हैं, तो जब ये राज खुलेगा कि बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिले हैं और गलत सूत्रों से मिले हैं, गलत व्यक्तियों से मिले हैं, गलत कामों से मिले हैं, तो इसका भी नज़ला जो है भारतीय जनता पार्टी पर टूटेगा। अब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है? वो है जेपी नड्डा। तो जैसे अब ईडी जो है रोज़ जो है केजरीवाल को समन दे रही है, तो आने वाले दिनों में जेपी नड्डा के खिलाफ भी पूरी इंक्वायरी होगी। जेपी नड्डा भी इसी तरह जो है भागते फिरेंगे और जेपी नड्डा को भी मेरा ये कहना है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आ जाता है कि अडानी ने, अंबानी ने और दूसरे लोगों ने काला धन सफेद करके जो है भारतीय जनता पार्टी को देकर उनसे बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो और तरह से फ़ायदे उठाए हैं, अगर ये सिद्ध हो जाता है, तो एक तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस बनेगा, दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें अभियुक्त बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की मान्यता भी रद्द हो जाएगी और तीसरा जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, वो सारे जेल जाएँगे, चाहे वो अध्यक्ष हों, महासचिव हों या उनके कोषाध्यक्ष हों और चाहे वो राज्यों में लोग हों। तो एक तरह से ये एक ऐसा भंडारा बॉक्स होगा जिससे भारतीय जनता पार्टी का सारा नेतृत्व, आम आदमी पार्टी का सारा नेतृत्व और दूसरे जो भ्रष्ट राजनेता हैं, वो सब जेल जाएँगे और उनके जेल जाने का रास्ता जो है ये चुनाव के में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की इस्तेमाल की बात है, उसका होगा और ये पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद की सबसे बड़ी ब्लंडर या सबसे बड़ी आपराधिक षड्यंत्र की कार्रवाई है, जिसका खमियाजा नरेंद्र मोदी को भी भुगतना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताने के लिए और उसके पीछे की कहानी क्या है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि फलानी चाइनीज़ कंपनी से पैसा ले लिया, उससे ले लिया। वहीं अब लगता है कि जेपी नड्डा साहब को भी अब इस सब चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।